आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए 2 बड़ी स्कीमों का करेंगे आगाज। पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन दालों की पैदावार को बढ़ाने में होगा मददगार। वजीर आजम किसानों से बातचीत भी करेंगे। बिहार इंतखाबात के पेश नजर आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की गई तलब। उम्मीदवारों के नाम पर किया जाएगा तबादला ख्याल। एलजीपी रामविलास भी पार्लिमानी बोर्ड के साथ करेगी बातचीत। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग एक बार फिर शुरू। ट्रंप ने 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ और तमाम अहम सॉफ्टवेयर पर बरामदात के कंट्रोल का किया ऐलान। फ्रांस में सियासी बहरान के हल के लिए मैक्रो ने लिकोर्नो को दोबारा वजीर आजम के ओहदे पर किया मुकर्रर। इस फैसले से बाएं बाजू और दाएं बाजू की जमातें हुई नाराज। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी बनाने के लिए पुरअज़्म। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। किसानों के लिए आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पूसा दिल्ली में किसानों के लिए 2 बड़ी स्कीमों का आगाज करने जा रहे हैं। इस साल के बजट में ऐलान करदा पीएम धन धान्य योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत पैदावार के लिहाज से मुल्क के 100 पसमानदा अजला की निशानदेही की जाएगी और उन्हें ज़राअत में फरोग दिया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी किसानों से बातचीत करेंगे और उनको एजाज से भी नवाजेंगे। मुल्क को दालों में आत्मनिर्भर बनाने और मुल्क के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 बड़ी स्कीमें शुरू करने जा रहे हैं। पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता स्कीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत दुनिया की फूड बास्केट बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने का सवाल है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से लेकर अब तक कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हम देखें तो 40% के आसपास बढ़ा है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनके उत्पादन में हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हमारे भंडार भरे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हमने कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया है। इन स्कीमों के तहत ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मवेशी परवरी, माही परवरी और डिब्बा बंद सनत से मुतालिक 1100 से ज्यादा मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। मजमूई तौर पर किसानों की तरक्की के लिए 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तारीखी इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमत ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत एक बड़ा हदफ मुकर्रर किया है। 2030 और 31 तक दालों की काश्त का रकबा 27.5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 31 मिलियन हेक्टेयर तक ले जाया जाएगा। दालों की पैदावार को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन करने का हदफ है। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए मयारी बीज किसानों में मिनी किट्स की सूरत में तकसीम की जाएंगी। जल्द ही 12.6 मिलियन क्विंटल मयारी बीज किसानों में तकसीम किए जाएंगे, जिनमें से 8.8 मिलियन सीड किट्स मुफ्त तकसीम की जाएंगी। 2030-31 तक हम दालों के एक तो क्षेत्रफल को, जो दालें जितने एरिया में बोई जाती है, ओवरऑल हम क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे। अभी जो क्षेत्रफल है वह 275 लाख हेक्टर, इसको बढ़ा के 310 लाख हेक्टर किया जाएगा। ये हमने टारगेट रखा है।
मोदी हुकूमत ने मुल्क के 100 अजला की निशानदेही की है जहां पैदावारी सलाहियत निस्बतन कम है। इन अजला में आबपाशी, जखीरा अंदोजी और कर्ज की सहूलतें बेहतर बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अनुज यादव और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। किसानों के फलाह व बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दामात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुल्क का ज़रई और देही शोबा 11 अक्टूबर को एक नई तारीख रकम करेगा। नई दिल्ली में सुबह तकरीबन 10:30 बजे पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के आगाज करने का मौका मिलेगा। ये मंसूबा जहां कम पैदावार वाले 100 अजला में पैदावार बढ़ाने में मदद पहुंचाएगा और दाल की पैदावार में इजाफा होगा। इस खास प्रोग्राम में ज़राअत और मुताल्लिका शोबों के 4200 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ हमारे किसान भाइयों और बहनों की जिंदगियों में नई खुशहाली आएगी, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार इंतखाबात के लिए एनडीए की सीटों की तकसीम का मामला तकरीबन तय हो गया है। इसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। अब बारी उम्मीदवारों के नाम की है। बीजेपी ने आज दिल्ली में कोर ग्रुप की मीटिंग तलब की है। ऐसी कयास आराई है कि बीजेपी ने हर सीट के लिए चंद नाम तैयार किए हैं, जिन्हें कोर ग्रुप और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। दरियासना एनडीए की इत्तेहादी पार्टी रामविलास ने भी आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। पार्टी के सदर चिराग पासवान की मौजूदगी में मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग सुबह 11 बजे मरकजी दफ्तर दिल्ली में शुरू होगी। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12 अक्टूबर को होने वाली वेदांता हाफ मैराथन के लिए मेट्रो के औकात में तब्दीली की जाएगी। शुरुआत की सहूलत के लिए दिल्ली मेट्रो खदमात 4 टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 3:15 बजे शुरू होगी। इन स्टेशनों में रेड लाइन रिठाला से शहीद स्थल तक, न्यू बस अड्डा समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर और गुरुग्राम तक ब्लू लाइन, द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा तक ब्लू लाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह तक वायलेट लाइन शामिल है। इन तमाम टर्मिनल्स पर सुबह 3:15 बजे से मेट्रो खदमात शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के आत्मनगर में एक इमारत अचानक गिर गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और बचाव और राहतकारी कामों में मसरूफ हो गईं। एक खातून और एक बच्चे को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। खदशा है कि कई अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। भगवान बुद्ध के बाक़ियात को लेकर एक खुसूसी भारतीय वफ़द रूस रवाना हो गया है। इस टीम की क़यादत उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इनके साथ 11 सीनियर भारतीय बौद्ध मजहब के मजहबी रहनुमा भी हैं, जिनकी क़यादत 43वें शाके त्रिजिन ज्ञान वज्र रिनपोचे कर रहे हैं। ये बाक़ियात 11 से 18 अक्टूबर तक कलमेकिया की राजधानी एलेस्टा में एक नुमाइश में रखे जाएंगे। रवानगी से कबल उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का एक खुशकिस्मत लम्हा है और मैं इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने फिल्म अदाकारा दीपिका पादुकोण को मुल्क की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर मुकर्रर किया है। इस एजाज़ पर खुशी का इज़हार करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने जहनी सेहत को तरजीह देने में अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि वह मुल्क के जहनी सेहत के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने और पैदावारी बेदारी बढ़ाने के लिए वजारत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। दीपिका की लिव लव लव फाउंडेशन जहनी सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी, खुदकुशी की रोकथाम और जहनी बीमारों से जुड़े बदनुमा दाग को कम करने के लिए काम कर रही है।
नोबेल अमन इनाम का ऐलान कर दिया गया है। ये अवार्ड वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा। नोबेल कमेटी ने मचाडो के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने हमेशा बहादुरों को इस एजाज से नवाजा है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में जमहूरियत के ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीद रोशन की है जहां शहरियों की बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को इस साल अमन का नोबेल इनाम दिया जाएगा। मारिया माचाडो जमहूरियत हामी हैं और अपने मुल्क में 20 साल से जमहूरियत के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रही हैं। वो वेनेजुएला में आमरीत के खात्मे और जमहूरियत की मुकम्मल बहाली के लिए कोशा हैं। माचाडो ने सुमाती तंजीम की भी बुनियाद रखी है जो जमहूरियत इक़्तिदार की बहाली के लिए काम करती हैं। वो मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा करती रही हैं। 2024 में मारिया माचाडो वेनेजुएला में सदारती ओहदे की उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को मुस्तरद कर दिया गया था। मारिया ने वेनेजुएला में अपोजिशन को मुत्तहिद किया, अस्करियत पसंदी के खिलाफ मुसलसल आवाज बुलंद की और जमहूरी निज़ाम की हिमायत की। ये तीनों ही काम नोबेल अमन इनाम की शराइत पर खरे उतरने वाले रहे हैं। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी भी कहा जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मचाडो को मुजाहिद आज़ादी कह चुके हैं। नोबेल कमेटी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि बहादुर मचाडो आज़ादी की मुहाफिज हैं जो आमिराना ताकतों के कब्जों की मुखालफत कर रही हैं। To Maria Corina Machado। मारिया कोरिना माचाडो साल 2010 से 2014 तक वेनेजुएला की कौमी असम्बली के रुकन रह चुकी हैं। अभी वो अपोजिशन की लीडर हैं। उन्हें 2024 में यूरोपियन यूनियन के सखारोव प्राइज से भी नवाजा गया था। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी का निसाब भी मुकम्मल किया है। उनके नाम का ऐलान करते हुए नोबेल प्राइज कमेटी ने कहा कि वेनेजुएला एक ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीद की नुमाइंदगी करती हैं जहां आवाम की आवाज़ सुनी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाजरीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। बात बिहार कानून साज असम्बली की, जहां पहली जो हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो है पहला मरहला इंतखाब 121 असम्बली सीट, नोटिफिकेशन जारी, पर्चा नामजदगी शुरू, उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। जी हाँ, बिहार कानून साज असम्बली की 243 सीटों पर वोटिंग का अमल दूसरा हल आइंदा जो है 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना है। पहले मरहले के तहत 6 नवंबर को 121 असम्बली हलकों में होने वाले इंतखाब के लिए जुमे को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर पहले मरहले की बात करें तो 121 सीटों पर उम्मीदवार के पर्चों की जांच 18 अक्टूबर को की जाएगी और आइंदा 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस खबर को ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नाज़रीन जगह दी है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि बूथ पर पर्दा नशीन खवातीन वोटर्स की शनाख्त के लिए आंगनबाड़ी खादिमाओं की तैनाती का फैसला किया गया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ये बात जुमे को कही कि बिहार में पोलिंग मराकज़ पर पर्दा नशी खवातीन जो कि बुरखा पहनती हैं और पर्दा करती हैं, उनके लिए ये बात है कि पर्दा नशी खवातीन वोटरों की शनाख्त के लिए खुसूसी नज़्म इख्तियार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि पर्दा नशी खवातीन की हिस्सेदारी की हौसला अफजाई के लिए खवातीन पोलिंग एहलकार की मौजूदगी में पर्दा जो है उसको उसी तरीके को बरकरार रखा जाएगा और साथ ही जो आंगनबाड़ी के जो खादिमाएँ हैं उनको वहाँ तैनात किया जाएगा ताकि उनकी हर तरह से हिफाजत भी की जा सके और वो आराम से अपना वोट भी डाल सके। और अब नाजरीन आइए देख लेते हैं अगली सुर्खी।
कफ सिरप से अमवात। जी हाँ, ये खबर ज़्यादातर अखबारात ने शाये की है क्योंकि इस खबर के बाद ज़्यादातर जो सिरप्स हैं उन पर भी बताया जा रहा है कि जांच की जा रही है और इसी के चलते कफ सिरप से जो अमवात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग जो है वो नामंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कफ सिरप से बच्चों की अमवात पर सीबीआई या कौमी कमीशन से जांच की मांग मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा है कि रियासती हुकूमतें खुद कार्रवाई करने में अहल हैं और हर मामले में अदालती निगरानी ज़रूरी नहीं है। यानी कि सीबीआई जो जांच है उसकी जो मांग की गई थी उसे नामंजूर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो रियासती हुकूमतें हैं वो खुद ही इस बात का फैसला करें, खुद ही जाँच करें। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। हमने गज़ा की जंग ख़त्म कर दी, मशरिक़ वस्ता बहुत अच्छा होगा। ट्रंप का नाज़रीन ये बयान है। तेहरान अमन के लिए काम करना चाहता है और इस सिलसिले में वाशिंगटन ताउन करे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा। आपको बता दें कि मिस्र में शर्म एल शेख में तमाम फ़रीक़ैन के मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि वो कई सालों से जारी जंगों को ख़त्म कर चुके हैं। तो नाज़रीन ये भी एक अहम सुर्खी है और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। अमन का नोबेल इनाम 2025। जी हाँ, ये खबर भी काफ़ी सुर्खियों में है। वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना को ये अवार्ड दिया जाएगा। अमन का नोबेल इनाम 2025 दुनिया की मोतबर तरीन एजाज़ात में शुमार होने वाला ये जो इनाम है यानी कि नोबेल अमन इनाम 2025 इस बार वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो के नाम है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सरबराह ने ये बात कही है और कहा है कि बावकार तकरीब में ये ऐलान किया है। तो इस मौके पर आपको हम बताते चलें कि ये इनाम जो है वो दिया जाएगा मारिया कोरिना को। और एक और नाजरीन सुर्खी देख लेते हैं। फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला महसूस किया गया। सुनामी की वार्निंग भी जारी है। ये ज़लज़ला उस वक्त आया जब 2 हफ्ते कबल वहाँ पर 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला भी आ चुका है। 74 अफराद इसमें हलाक बताए गए थे। फिलिपाइन के जुनूबी इलाके के साहिल के करीब जुमे की सुबह 4.7 शिद्दत का ये ताकतवर ज़लज़ला आया है। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है और हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस एक शख्स हलाक हो गया है जबकि मुतादिद इमारतें और पुलों को नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन ये थी खबरें जो हम आपके लिए लेकर आए थे अखबारात से। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकॉर्नो को दोबारा वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। लेकॉर्नो ने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया था लेकिन सदर ने अब उन्हें हुकूमत बनाने और बजट की तैयारी की जिम्मेदारी दी है। इस इक़दाम को मुल्क में बढ़ते हुए सियासी और माशी बहरान से निमटने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकॉर्नो की दोबारा तकर्री कई दिनों की बातचीत के बाद हुई है। ये जिम्मेदारी संभालने के बाद लेकॉर्नो ने कहा कि वो साल के आखिर तक फ्रांस को बजट दस्तयाब कराने और आम शहरियों के रोजमर्रा के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर से चीन पर बड़े पैमाने पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ उस वक्त चीन पर आयद किसी भी दूसरे टैरिफ के अलावा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका तमाम अहम सॉफ्टवेयर्स की बरामदात पर पाबंदी लगाएगा। इसका मतलब है कि दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ की जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। ट्रंप ने जुमे को ही अंदेशा दिया था कि चीन के नए कंट्रोल की वजह से वो जनूबी कोरिया में होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में चीनी सदर के साथ अपनी मुलाकात मनसूख कर देंगे। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दिल्ली में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 173 और शुभमन गिल 20 रन बनाकर नॉट आउट हुए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट इनिंग्स के फर्क से जीता था।
नौजवान सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट रहते हुए 173 रन बनाए। इस इनिंग्स के साथ वो भारतीय बल्लेबाजों के उन मुंतखब ग्रुप में शामिल हो गए जिन्होंने टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ये तीसरा मौका है जब यशस्वी भारतीय क्रिकेट की तारीख में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन किसी ओपनर के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने की फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं। इस फहरिस्त में सरफहरिस्त वसीम जाफर हैं जिन्होंने 2007 में कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ 192 रन बनाए थे। इनके बाद शिखर धवन का नंबर है जिन्होंने 2017 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 190 रन बनाए थे। यशस्वी ने 2014 में विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ 179 रन बनाए थे और अब उन्होंने मजीद 51 रन का इजाफा किया है। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप के मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दी। ये इस आलमी कप में न्यूजीलैंड की पहली जीत है। टीम इससे कबल अपने दोनों मैच हार चुकी है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 39.5 ओवर में सिर्फ रन पर ऑल आउट हो गई, 127 रन पर ऑल आउट हो गई। और आज नकले मकानी करने वाले परिंदों का आलमी दिन है। ये परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के अहद के तौर पर मनाया जाता है। भारत में हिजरत करने वाले परिंदों के लिए बहुत से अहम मकामात हैं जिन्हें वेटलैंड्स और रामसर साइट्स के तौर पर मंजूरी दी गई है। ये परिंदे कई शहरों में दरियाओं और तालाबों के करीब भी घोंसले बनाते हैं। आलमी माइग्रेटरी बर्ड डे का मकसद वाज़ेह है कि तालीम, अवामी प्रोग्रामों और बैनुल-अक़वामी ताउन के ज़रिए परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। इस साल की थीम है शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। नाज़रीन, एक बार फिर अहम सुर्खियों पर आइए नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए 2 बड़ी स्कीमों का करेंगे आगाज। पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन दालों की पैदावार को बढ़ाने में होगा मददगार। वज़ीर आज़म किसानों से बातचीत भी करेंगे। बिहार इंतखाबात के पेश नज़र आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की गई तलब। उम्मीदवारों के नामों पर किया जाएगा तबादला ख्याल। आईजीपी रामविलास भी पार्लिमानी बोर्ड के साथ करेगी बातचीत। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग एक बार फिर शुरू। ट्रंप ने 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ और तमाम अहम सॉफ्टवेयर्स पर बरामदात के कंट्रोल का किया ऐलान। फ्रांस में सियासी बहरान के हल के लिए मैक्रों ने लिकोर्नो को दोबारा वजीर आजम के ओहदे पर किया मुकर्रर। इस फैसले से बाएं बाजू और दाएं बाजू की जमातें हुई नाराज।
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी बनाने के लिए पुरअज़्म। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब।